मैं फिर ईवीएम पे सवाल उठा रहा हूँ, आज भी मैं ईवीएम पे सवाल उठा रहा हूँ कि यदि ये बैलेट से होता तो इससे भी बुरी हाल होती, बीजेपी की स्थिति इससे भी खराब होती। निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई हैं। भगवान राम ने अयोध्या भी इनको वापस कर दिया तो हार गए। उन्होंने दिखा दिया कि भाई तुम्हारा अयोध्या ही गया और यूपी भी चला गया। पूरा यूपी का हालत देख लीजिए क्या हुआ। जनता तो इनके खिलाफ है, जनता ने इनके खिलाफ वोट दे करके बता दिया। तो अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के अभी भी गेंद उनके पाले में है। ये लोग तो जितने छोटे दलों को तोड़ भी सकते हैं, ये तो ऑपरेशन लोटस चला देते हैं, एमएलए को तोड़ देते हैं, एमपी को छोड़ेंगे क्या? पूरा देश कहाँ कोई आप, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान के आप दुश्मन है कि आप माथे से संविधान को लगाए तो संविधान क्या कहता है कि लोकसभा का गठन ही ना कि कितनी जल्दीबाजी है और कितनी बेचैनी है, क्या दिखाना चाहते हैं लोग। पूरा देश एक प्रधानमंत्री से चलेगा, स्पीकर नहीं है कोई। निश्चित रूप से कुछ तो बात है जिसके चलते इन्होंने सरकार का गठन नहीं किया। कुछ बात है जो स्पीकर का गठन नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत क्या थी? सारे एमपी आ चुके थे दिल्ली कि देश में तो 18वीं लोकसभा तो बनी ही नहीं, तो 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आखिर इस देश की जनादेश का सम्मान होगा कि नहीं होगा? नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री जो नारा लगातार दे रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, लेकिन सरकार 400 पार भले ही ना बनी हो, लेकिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता पर काबिज हो गए हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर फजील अहमद। उन्हीं से जानेंगे कि तीसरी बार सरकार बनाने पर मोदी जी की वापसी पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद निधि जी। अभी तीसरी एनडीए सरकार हो गई जी। पहले मोदी सरकार थी जी। और जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि एनडीए सरकार हो गई। और जनादेश भी ऐसा, प्रधानमंत्री जी बताइए, अभी 18वीं लोकसभा का गठन नहीं हुआ, किसी सांसद ने खुद प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं शपथ लिया एमपी की शपथ, और इतनी जल्दीबाजी कि वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ भी ले लिए, मंत्रिमंडल भी बना लिए। तो इतनी जल्दीबाजी क्या थी? इतना क्या बेचैनी है? बेचैनी इस बात की है, उनको जनता के लिए जो पेंडिंग काम थे जिन्होंने पिछले 10 सालों में पूरे नहीं कर पाए हैं, वो इस तीसरे टर्म में करना चाहते हैं। अब देखिए लगातार जैसे उन्होंने, आप शपथ पे सवाल उठा रहे, शपथ लेने से ही पहले वो काम पर लग गए। नहीं काम पर लग गए, इसीलिए देश का देखिए क्या हाल हुआ। देश की जनता ने किस तरह का जनादेश दिया, इनके काम से ही दिया ना। भगवान राम ने अयोध्या भी इनको वापस कर दिया। वो तो अयोध्या की जनता की गलती है ना, उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। जब राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, वो वहाँ से वो भी हार गए। कल्याण सिंह ने मस्जिद गिरवा दी, सोचे कि बहुत वोट मिलेगा, वो भी हार गए। और मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई, वो भी हार गए। तो मैंने तो कहा था कि 24 में नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, तो हार गए। ये तो भगवान राम तय करेंगे कि उनका आशीर्वाद किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। ये तो भगवान का काम है ना, भगवान भाजपा के थोड़े ही हैं, वो तो सबके हैं। तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई तुम्हारा अयोध्या ही गया और यूपी भी चला गया। पूरा यूपी का हालत देख लीजिए क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 तारीख को जब आप शपथ लिए तो सारे एमपी तो यही थे, तो आपने प्रोटेम स्पीकर बनवा करके पहले एमपी को शपथ दिला देते। एमपी, आखिर एमपी को जल्दी नहीं है, वो भी तो चाहता है कि हम क्षेत्र में अपना काम शुरू कर दें। तो एमपी को आपने शपथ नहीं दिलाया, लोकसभा का गठन नहीं हुआ, स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ, और प्रधानमंत्री पहले ही बन बैठे। अच्छा, ये जो मुद्दा है, ये आप ही उठा रहे हैं। आप देखेंगे तमाम टीवी चैनल पे इस तरीके की कोई प्रतिक्रियाएं भी नहीं है। देखिए, लोगों ने ना बात करना बंद कर दिया है। अब विपक्ष ने भी बात करना बंद कर दिया है। ये जो करना है इनको करते रहिए। अब पब्लिक ने, जनता ने तो वोट दे दिया। इंडिया गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिला जो उम्मीद से बहुत ऊपर चले गए। किसी को ये उम्मीद नहीं थी, हम लोग को थी उम्मीद, लेकिन किसी को, जो लोग भी दिल्ली की राजनीति करते हैं, उनको नहीं पता था कि जनता में इतना रिएक्शन है। और अभी मैं फिर ईवीएम पे सवाल उठा रहा हूँ, आज भी मैं ईवीएम पे सवाल उठा रहा हूँ कि यदि ये बैलेट से होता तो इससे भी बुरी हाल होती, बीजेपी की स्थिति इससे भी खराब होती। मतलब आप कह रहे हैं कि ईवीएम सेट था, इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गया, बहुत जगह पे नहीं हुआ, और बहुत सी चीजें हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, वोटिंग स्लो हुई, काउंटिंग स्लो हुई, बहुत सी चीज़ें हैं अभी होंगी। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, वो तो अभी अदालत में लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, वो लोग अपना जो भी अदालत तय करेगी करेगी। लेकिन जितनी जल्दी प्रधानमंत्री को अपने शपथ की है, संसद भी तो चुन के आया ना अपने क्षेत्र से, सांसद जो चुन के आया है उसको भी शपथ दिला देते, लोकसभा का आप गठन कर देते, उनको शपथ दिला देते, स्पीकर तैयार कर देते। आखिर पूरा देश एक प्रधानमंत्री से चलेगा? स्पीकर नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो सिर्फ आपने तो शपथ लेकर के आप ही सारा पूरे देश का काम एक ही आदमी करेगा।
पूरा देश कुछ नहीं करेगा, सारे सांसद कुछ नहीं करेंगे। स्पीकर को क्यों गठन नहीं किया जा रहा है? क्या नीतीश नायडू जो है बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं? निश्चित रूप से कुछ तो बात है जिसके चलते इन्होंने सरकार का गठन नहीं किया। कुछ बात है जो स्पीकर का गठन नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत क्या थी? सारे एमपी आ चुके थे दिल्ली, पूरे देश से एमपी आ चुके थे, सबको कमरे मिल गए थे। आप तुरंत प्रोटेम स्पीकर होते, सबको शपथ दिलाते, आप भी शपथ लेते और फिर सरकार का गठन कर लेते और कम से कम एक हफ्ता सरकार पार्लियामेंट चलाने के बाद आप बंद कर देते या नया पार्लियामेंट चला सकते थे। पूरा देश कहाँ कोई आप, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान के आप दुश्मन हैं। हम क्यों संविधान की बात करते हैं? हम लोग चुनाव से पहले भी कहते थे ना। तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना, अब देखिए कि माथे से उन्होंने संविधान को लगाया देश के प्रधानमंत्री ने। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि आप माथे से संविधान को लगाए तो संविधान क्या कहता है कि लोकसभा का गठन ही ना करो? आप यही तो कहता है हर चीज का भाई पहले एक प्रोसेस है ना। ठीक है, आपको नहीं कोई रोक सकता, आप देश के प्रधानमंत्री थे और फिर आपको राष्ट्रपति महोदया से आपने लेकर के बना लिया, सरकार बना लिया। 6 महीने का टाइम मिलता है कि आप कोई भी, आपको भी अगर हम प्रधानमंत्री बना दें तो आपको एमपी बनना 6 महीने के अंदर जरूरी है। लेकिन नैतिकता क्या कहती है? आखिर इस देश की जनादेश का सम्मान होगा कि नहीं होगा? हम तो ये कह रहे हैं कि जब सारे एमपी दिल्ली में थे तो एक प्रोटेम स्पीकर होता और वो सबको शपथ दिला देते, पार्लियामेंट का गठन हो जाता। अभी देश में कोई एमपी है? 18वीं लोकसभा का तो कोई एमपी नहीं, जब तक शपथ नहीं लेता तब तक वो एमपी नहीं है। तो जब कोई एमपी ही नहीं है तो प्रधानमंत्री कैसे बन गया? और इतना बड़ा मंत्रालय, 70-73 लोगों को आपने मंत्रालय बना दिया, वो कैसे बन गए? वो सारे मंत्री ने कोई भी एमपी की शपथ नहीं लिया। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जितने भी मंत्री बनाए गए हैं किसी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की संसद का सदस्य 18वीं लोकसभा का नहीं है। 18वीं लोकसभा का कोई सदस्य अभी नहीं है जब तक वो शपथ नहीं लेता। तो इतनी क्या जल्दीबाजी है भाई आपको? आप तो एक्टिंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो थे ही ना। तो इसके लिए विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। इंडिया गठबंधन लगातार अपने आप को मजबूत विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी लगातार अपने आप को नेक्स्ट पीएम चेहरा बता रहे थे, उनको सड़कों पर आना चाहिए। नहीं देखिए, हर कितना कोई सड़क पे आएगा? सड़क पे आने की भी एक सीमा होती है ना। इतना लोग उसके पीछे पड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि देश में विपक्ष में राजनीतिक सूझबूझ की तो कमी है ही है। सब अपने बाप के बच्चे हैं, कोई जमीनी नेता थोड़े है विपक्ष में। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 हिस्सा नीचे, मतलब 3 गुना कम है उनसे उम्र में। कोई 30, 35, 40 से ऊपर कोई नहीं है। और प्रधानमंत्री जी 72, 73, 74 के हो गए। तो उम्र में 30-40 साल का डिफरेंस है, तो अनुभव में तो कमी आएगी ना। प्रधानमंत्री के अनुभव में उस लेवल पे विपक्ष का नेता होता, कोई 60 साल पुराना, कोई 65 साल पुराना, एक खड़गे साहब को छोड़ करके। अब खड़गे साहब कांग्रेस में क्या है उनका स्थिति? हम लोग तो प्रधानमंत्री खड़गे साहब के लिए देश की जनता ने जनादेश दिया, पर खड़गे साहब अब क्या कर रहे हैं या कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो अब जनादेश उतना सीटें नहीं आ पाई। लेकिन कोई भी ये जो कमी आ रही है ना देश में, जो विपक्ष के नेता हैं वो प्रधानमंत्री से उम्र में बहुत छोटे हैं, इसलिए अनुभव भी उनका कम है, इसलिए ये लोग बातें नहीं उठा पा रहे। ये तो कमी है इसमें, हम मानते हैं। लेकिन जनता तो इनके खिलाफ है। जनता ने इनके खिलाफ वोट दे करके बता दिया कि आपको प्रधानमंत्री, अब जनादेश तो इनका नहीं है। बीजेपी तो 234-34 के करीब है, तो सबको मिला के बना रहे। तो अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के अभी भी गेंद उनके पाले में है। अभी तो आप कह रहे हैं ये सरकार अभी ऐसे ही चलेगी, मतलब गिर भी सकती है अभी? नहीं, देश तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सरकार बिल्कुल गिर सकती है। यदि हो सकता है अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ेगा ना। अभी क्या होगा, स्पीकर के उस पर अभी है संशय कि स्पीकर किसका होगा। मेन तो स्पीकर है ना। ये लोग तो जितने छोटे दलों को तोड़ भी सकते हैं। ये तो ऑपरेशन लोटस चला देते हैं, एमएलए को तोड़ देते हैं, तो एमपी को छोड़ेंगे क्या? तो जो लोग छोटे दल इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी तो डर है ना कि अगर स्पीकर अपना नहीं होगा तो कल को हमारे पार्टी को ही तोड़ देंगे। तो ये आप सचमुच ग्राउंड की हकीकत बता रहे हैं या आपका एक निजी खुन्नस है? क्योंकि मोदी जी के कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं, हमारा निजी खुन्नस नहीं, हम तो बहुत खुश थे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अभी 2024 के चुनाव में उन्होंने प्रज्ञा टिकट कर दिया रमेश बिधूड़ी का, जिसने पूरी दुनिया में शर्मसार किया भाजपा और देश को। रमेश बिधूड़ी ने पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया, भारत को भी और भारत की संसद को भी। उनका टिकट काट दिया। जितने लोग भी मुसलमानों का अपमान और तिरस्कार कर रहे थे
प्रधानमंत्री ने सबका टिकट काट दिया, मुसलमान दिन से खुश था, पहले चरण तक भी खुश था। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मुसलमान का मंगलसूत्र, मुसलमान मंगलसूत्र बेच देंगे और क्या क्या बोला, हम तो चुनाव पर देखे ही नहीं इनको, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। अब तो सुनते सुनते हम लोग की आदत हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं। मतलब आपको जमीन में आप लंबे समय से थे, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो राष्ट्र का मुद्दा था, जो धर्म का मुद्दा था, वो कमजोर पड़ गया? नहीं, धर्म का मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए। हमारे देश का संविधान कहता है कि धर्म का इस देश में कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। धर्म का क्या मुद्दा है? देश का मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का भ्रष्टाचार हो चुका है, करप्शन, घूसखोरी। ये इस पे तो एक भी कानून इन्होंने 10 साल के अंदर किसी ऑफिसर के घूस लेने पर या करप्शन करने पर कोई सख्त कानून बनाया है? इतनी बिल्स आ गई, आईपीसी सीआरपीसी तक बदल दी गई, लेकिन कोई भी सख्त कानून इन्होंने भ्रष्टाचार पर, अफसरों पर, या कोई राजनेता भ्रष्टाचार करता है या कोई अफसर भ्रष्टाचार करता है तो इन्होंने क्या कानून बनाया उसके लिए? कोई सख्त कानून नहीं बनाया। हम लोग की डिमांड थी कि इस देश में सख्त कानून बनने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे भ्रष्टाचारियों को तो जेल की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, और शायद हो सकता है कि खबरें आ रही हैं। आप हेमंत सोरेन का, अजीत पवार का नाम नहीं लेती जी। अजीत पवार भी तो है। जी हाँ, अजीत पवार भी हैं, कई लोग हैं। हाँ। बंगाल के अंदर कई। कैसे भ्रष्टाचार पे काम नहीं? दिक्कत यही है, यही दिक्कत है कि हमारा सिलेक्टिव माइंड हो जाता है। हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो अजीत पवार की भी बात करनी चाहिए, और जो अजीत पवार की बात करता है उसको अरविंद केजरीवाल पे भी बात करनी चाहिए। हम तो सिलेक्टिव नहीं होते हैं। हम तो मीडिया जिस जो है तरह से जितने लोग भी बीजेपी के अंदर हैं और जिन पे केसेस चल रहे थे वो तो केस खत्म हो गए सबके ऊपर। जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए वो तो धुल गए वॉशिंग मशीन में, बीजेपी वॉशिंग मशीन में। तो ये नहीं होना चाहिए ना। संविधान, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून, इसी की मैं सख्त कानून की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सख्त यही सख्ती हो कि कोई अफसर घूस लेता पकड़ा गया और उसके परिवार का कोई सदस्य अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो उसको छोड़ दिया जाए। ये तो ठीक बात नहीं है ना। चाहे सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कभी भी भेदभाव, जात, धर्म, मजहब देख के नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए होना चाहिए। बाबा साहब का यही सपना था इस देश में। ऐसा उन्होंने कानून बनाया जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, सबको सम्मान देता है। लेकिन आज इतने साल के 70 साल हम आज़ादी हो गए, आज भी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के पास जमीन है, घर बनाने को जमीन नहीं। इस पीढ़ी की भी भरोसा नहीं और अगली पीढ़ी का तो कोई बातें छोड़ दीजिए। आज जिसके पास घर है ना 50 गज, उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे? कभी सोचा आपने? ये तो जनता को सोचनी है ना। जनसंख्या नियंत्रण पे भाजपा सरकार बात कर रही है। जिसके बच्चे नहीं होंगे उसको भी तो सोचना है कि हमारा क्या होगा। जिसके 2 बच्चे हैं उसको भी सोचना है, और जिसके बच्चे नहीं उसको भी सोचना है। जल, जंगल, जमीन, भारत के संसाधन पर भारत के रहने वाले लोगों का अधिकार बराबर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप, लेकिन सबको जो आज़ादी के बाद से सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको ज़मीन मिलनी चाहिए, रोजगार में सबको अवसर बराबर मिलनी चाहिए। नौकरी में अभी नीट का चल रहा है, नीट का, हाँ। वो ऐसे ऐसे बच्चों की मार्कशीट वायरल हो रही है जो इंटर में 3 सब्जेक्ट में फेल है और इसमें 705 नंबर मिल गया उनको। तो सवाल तो उठते हैं ना, इसका कौन हल ढूंढेगा? आखिर ये सरकार का ही तो सिस्टम है। नीट सरकार ने कराया ना, इतना बड़ा एग्जाम सरकार करा रही। आखिर क्यों हो रहा है इस सरकार में ऐसा? इसकी वजह क्या है? मतलब पेपर लीक की भ्रष्टाचार, पैसा पेपर लीक हो रहा है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है? कौन पेपर लीक कर रहा है? फ्री में होता है क्या? पैसे पर सब सेटिंग पहले से बैठी है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों के बच्चे, उनके बच्चे आ जाते हैं और वो नीट में क्वालिफाई कर ले रहे हैं। गांव गरीब किसान का बच्चा जो है उसके पास पैसे, फार्म भरने को पैसा नहीं है तो घूस देने को पैसा कहाँ से रहेगा उसको? वो लोग थोड़ी क्वालिफाई कर रहे हैं। जिनको हाई स्कूल, इंटर में जो 2-2 सब्जेक्ट में, 3-3 सब्जेक्ट में जो लोग फेल हैं वो नीट में टॉप कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमने देखा, हम लोग भी पढ़ के रहे हैं। हम लोग भी एवरेज स्टूडेंट्स को भी जानते हैं और टॉपर स्टूडेंट्स को भी जानते हैं। जो टॉपर होते हैं वो हाई स्कूल से ही उनके अच्छे टॉपर मार्क्स होते हैं। हम लोग भी इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। लेकिन आज देखिए भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर सुसाइड कर लिया एक लड़के ने, वहाँ पे पेपर लीक हो गया। देश में कहीं अब तो पेपर लीक जो है ऐसे हो गया, अब तो सीधे सीधे इनको अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना चाहिए, विंडो खोल देनी चाहिए कि साहब यह बनना है तो आके विंडो पे अपना पैसा जमा करो और काम करो। यही मैं कहता हूं कि ऐसे इस भ्रष्टाचार को कैसे आप रोकेंगे?
आप रेलवे में कितनी वैकेंसी खाली, लाखों तो जगह खाली है, जरूरत है। जितनी ड्राइवर्स चाहिए ट्रेन चलाने के लिए उससे आधे से भी कम ड्राइवर्स हैं देश में। जितना BS इसमें RPF में जो पोस्ट होनी चाहिए, जितना गार्ड्स चाहिए ट्रेन की सुरक्षा करने के लिए, जरूरत से 50-60% कम लोग हैं। अगर 10 गार्ड की जरूरत है तो वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग लीक किए पेपर, कल उनकी छोड़ देंगे आप कानून की चीज़ों में फंसा करके। जब सख्त कानून बनेगा तो ऐसे लोग अगर लीक करें तो उनको सख्त सजा मिलेगी, तो फिर लीक करने से डरेंगे। एक आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। रिजर्वेशन को क्या समझ रहे हैं आप? जिस तरीके से भाजपा सरकार पे आरोप लगता है कि आरक्षण विरोधी सरकार है, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और होती है, लेकिन हकीकत में तो उनके मुद्दों में तो रिजर्वेशन की बात होती है। अच्छा, सारे बैंकों के लोग बंद करने की योजना में जी। तो रिजर्वेशन सरकारी बैंक में मिलेगा ना, प्राइवेट बैंक में तो मिलेगा नहीं। तो आज जो नौकरी जा रही है, बैंक बंद होगा तो नौकरी किसकी जाएगी? रिजर्व कैटेगरी की जाएगी ना। जनरल कैटेगरी को तो तमाम प्राइवेट बैंक्स ले ही रहे। अब रेलवे में भी आउटसोर्सिंग चल गया है, समझ रहे आप? जब रेलवे भर्ती करती थी तो रिजर्व कैटेगरी को अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन जगह मिलती थी। अब उसमें आउटसोर्सिंग हो रही है, वो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो पूरा जब आप रेलवे को ख़त्म कर दीजिए, अस्पताल को ख़त्म करके आउटसोर्सिंग करेंगे, कंपनियों को लाएंगे, तो वहाँ रिजर्व प्राइवेट को तो आप रिजर्व में डाल नहीं सकते। तो नौकरी दो ही मत, जरूरत नहीं पड़ी रिजर्व का। सबसे ज़्यादा नुकसान तो रिजर्व कैटेगरी का हो रहा है ना। नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं। सरकारी रेल को प्राइवेट कर दो, टेलीकम्युनिकेशन को प्राइवेट कर दिया, सब सारी चीज़ों को प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेट तो रिजर्व कैटेगरी लेगा नहीं, वो रिजर्वेशन वहाँ है नहीं, तो निश्चित रूप से नौकरी चली जाएगी। रिजर्व कैटेगरी का सबसे ज़मीन तो दिया नहीं आपने, नौकरी में इन लोगों का एक जगह मिलता था वो भी खत्म कर दिया आप, तो आप करेंगे क्या? आप आरोप लगा रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। इस बार की अगर चुनावी समीकरण को देखा, कैटेगरी को खत्म किया। इस बार का चुनावी समीकरण देखे तो सबसे ज्यादा ST SC OBC संसद पहुंच रहा है। नहीं, देखिए पहुंच रहा है, ठीक बात है, लेकिन वो बोल कहाँ पा रहा है? वो तो अपने पहुंच गया ना, तो उसके तो बाल बच्चे ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन समाज के लिए कहाँ बोल पा रहा है? बोल पाएगा? अब इंडिया गठबंधन में इस बार मतलब बहुजन समाज के लोगों ने काफी इंडिया गठबंधन को वोट किया, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी रहा है उसको वोट किया है। क्यों किया? इन्हीं सब चीजों को लेके ना। तो अब जिम्मेदारी तो इंडिया गठबंधन के सांसदों की है, जो लोग उनको वोट दिए हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए अब सरकार से लड़ना तो उनका काम है। जनता ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब सरकार से लड़ना तो संसद का काम है ना। सांसद जो जीत के आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि OBC SC ST के जिन लोगों ने उनको वोट दे करके भारत की लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान दिलाया है, उनकी लड़ाई वहाँ लड़े सरकार से कि आप आउटसोर्सिंग बंद करिए, प्राइवेट कंपनियों को खत्म कीजिए, या तो प्राइवेट कंपनी को भी रिजर्वेशन करिए, वो भी रिजर्व कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन भर्ती करें, तब तो हो सकती है। लेकिन अगर आप सारी चीजें प्राइवेट कर देंगे तो फिर रिजर्व कैटेगरी को नौकरी देगा कौन? रिजर्व कैटेगरी कौन नौकरी देता है? कोई देना नहीं चाहता। ज्यादातर दिमाग में लोगों को ये रहता है कि भाई ये SC है ST है, इसके अनटचेबिलिटी दिमाग में है दो लोगों के, कि इनको साथ बैठा लो मत, नौकरी देंगे तो बगल में बैठेंगे। ये सब चीजें जो हैं अच्छी नहीं है ना, इससे फर्क पड़ता है लोगों के ऊपर, आम जीवन पर। तो जनता का काम था वोट देना, अपना नुमाइंदा चुन के भेज दिया। अब जिसको चुना है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार से लड़ करके सबसे ज्यादा इस देश की जरूरत है कि जमीनों को उनको दिया जाए, इस पर नए कानून बने। और रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां चाहे रेलवे में कर रही हैं या बैंकों में कर रही हैं या टेलीकम्युनिकेशन में, जितनी भारत सरकार के उपक्रम हैं, सबको जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी रिजर्व कैटेगरी में लाया जाए, तभी जा करके रिजर्वेशन बचेगा। नहीं तो रिजर्वेशन एक तरह से पूरा खत्म ही हो चुका है। अब नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जो पुराने कर रहे हैं धीरे धीरे जब वो खत्म हो जाएंगे फिर नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। आप एक मुद्दा हमेशा उठाते हैं कि हर वर्ग के लोगों के पास जमीन होनी चाहिए। ये जमीन का मसला क्या है? जो मेहनत करेगा जमीन उसके पास होगी। ऐसा नहीं है। इस देश में 1952 में कानून आया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। पहले ये केंद्र सरकार का कानून था, लेकिन पार्लियामेंट में ये पास नहीं हो पाया। बहुत दिन तक बहस चली इसमें, और जब देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि सिक्किमी कानून आया, कई कानून बने इसमें। फिर इस राज्य सरकारों, मतलब सरकार ने गोल मटोल करके इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आज बिहार में लागू नहीं है, बिहार में नहीं लागू, कई राज्य। अब ये जो है केंद्र सरकार ने इसको बाद में
50 और 60 के बीच में कई बार पार्लियामेंट में बिल आया, उसको उन्होंने राज्य सरकार को दे दिया कि अब राज्य सरकार चाहे तो अपनी ज़मीनों का बंटवारा अपने तरीके से कर सकती है। राज्य सरकार वोट के लालच में कभी कोई सीरियस इस पर काम ही नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ तो बहुत से ओबीसी एससी एसटी पर जमीनें हैं। बिहार में नहीं लागू हुआ, कई जगह बंगाल, कई राज्यों में इसको निष्पक्षता से नहीं लागू किया गया। ये ज़रूरी है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम सख्त कानून बने दिल्ली के अंदर और पूरे देश पे लागू हो कि सबको ज़मीन पर कुछ तो ज़मीन मिलना चाहिए ना। एकदम किसी के पास मतलब इतनी ज़मीन तो हो कि वो खाने पीने का अनाज भी अपनी ज़मीन से पैदा कर सकता हो, एक दो पीढ़ी को घर बनाने को भी ज़मीन मिल जाए उसको। तो अब इतनी महंगाई में लोग खा पी नहीं रहे, कौन ज़मीन खरीद सकता है? ज़मीनें भी तो महंगी होती जा रही है ना, तो खरीद नहीं सकते। तो सरकार, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो ज़मीन हमारे देश की है, तो हमारे देश के हर नागरिक को ज़मीन पाने का अधिकार है। किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 100 स्क्वायर फीट नहीं है। ये मतलब बैलेंस नहीं है ना, एक होना चाहिए बैलेंस। तो आप कहते हैं जिसके पास 100 बीघा उससे छीन कर सब में बांट देना चाहिए। छीनने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम न्याय की बात कर रहे हैं। और जिसके पास नहीं है उसको तो छोड़ देना चाहिए। ये भी तो है, किसी के पास बहुत ज़्यादा है और वो घर में खेती नहीं कर रहा है और वो दिल्ली बम्बई में रह रहा है और एससी एसटी ओबीसी के लोग उसका खेत जोत बो के पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है ज़मीन की। वो नौकरी कर रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियां उसको मिल रही हैं। और इतना रिजर्वेशन के बाद भी ओबीसी एससी एसटी कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना रिजर्वेशन है देश में, कहते हैं लोग ना कि इतना रिजर्वेशन दे रहे हैं, आरक्षण से भी तो पेट में दर्द होता है सबको। तो इतना आरक्षण देने के बाद भी आप किसी गांव के दलित ओबीसी बस्ती में जाइएगा तो अधिकतर लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पास तो ज़मीन भी नहीं है, मजदूर है वो लोग, खेती मजदूर है, खेतिया मजदूर है। और बटाईदार इस देश में एक कानून है, उसके लिए भी कोई कानून नहीं है कि अगर बटाईदार किसी की ज़मीन बो रहा है तो अगर फसल नुकसान हो गई, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, तो वो बटाईदार का तो कुछ रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है कि कौन किसकी ज़मीन को जोत बो रहा है। तो उसको मुआवजा तो मिलता है जो खेत का मालिक है। पैसा कौन इन्वेस्ट किया? बटाईदार। बीज उसने लगाया, जुताई उसने लगाया, पानी उसने चलाया, मेहनत उसने किया। लेकिन अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया तो सरकार का जो मुआवजा मिलता है वो तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, आधा तो मिलना चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों पर मैं बात करता हूँ और किसी से छीन के किसी को देने की जरूरत नहीं है। इक्वलिटी देश जब से आज़ाद हुआ तब से इस पर काम नहीं हुआ कि भाई आखिर सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा मजदूर तबका इस देश में बना के सरकार ने रखा, एक पूरा टोटली मजदूर तबका। कि अब हमारे उत्तर प्रदेश में एक राजभर जाती है, वो ठेलिया चलाते हैं वो लोग। तो जब कोई बच्चा राजभर घर में पैदा होता है तो ठेलिया दुकानदार खुश होता है कि मेरा तो ठेलिया बिक जाएगा, इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ, यानी वो बड़ा होगा तो ठेलिया चलाएगा, तो मेरा एक ठेलिया का कस्टमर आ गया। ये है मानसिकता लोगों की। तो ऐसे में और उसके पास घर बनाने को जमीन नहीं है। और सबसे बड़ा, अयोध्या में सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए बहुत से आप वीडियो देखते होंगे, लोग रो रो करके अपना वीडियो बना रहे हैं। उनकी स्थिति क्यों, मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जमीन पे नाम ही उनका नहीं है। राजा अयोध्या के नाम है जमीन, जो जमीन पे उनका घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। उस जमीन पे जब कंपनसेशन कैसे सरकार देगी जब उस पर नाम ही नहीं है उसका? वो राजा अयोध्या के नाम है जमीन, इसलिए किसी को कंपनसेशन सरकार नहीं दे रही है। लेकिन सरकार एक सर्वे करके जो लोग का घर टूटा है, उचित मुआवजा जिसकी 30 लाख कीमत थी और उसको दे रहे 1 लाख रुपया, तो गलत है ना ये। तो अयोध्या में क्यों हारे ये? आपने इतनी मंदिरें, इतनी मस्जिदें, इतने मजार और इतना घर तोड़ दिए, तो उनको कम से कम उचित मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। मुआवजा नहीं मिला। अब मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जमीन पर उनका नाम ही नहीं है। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जो लोग भी दलित ओबीसी एससी एसटी के मजदूर तबके के लोग अगर किसी जमीन पे रह रहे तो उनका भी घर पे उस जमीन पे उनका नाम ही नहीं है जिस पे वो रह रहे। तो सरकार यही सब कानून बनाने की हम मांग करते हैं कि कम से कम दलित ओबीसी एससी एसटी के मजदूर तबके के लोग जो जमीन पे रह रहे, अगर उसका नाम नहीं है तो सरकार उनका नाम चढ़ावे, उस पर, उस जमीन पर नाम चढ़ावे, उनका मालिकाना हक मिले, ताकि बैंक से लोन लेना हो या कोई भी काम करना हो तो उनको उनका नाम ही नहीं है उस पर। इस पे हम कानून बनाने के लिए बोलते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि इनसे छीन लो, इनको दे दो। पर समाज में जिस तरह से नोटबंदी आपने किया, तो आपने नोटबंदी किया तो सबका पैसा बेकार हो गया ना, सब लोग लाइन में खड़े होकर बदले। तो इसी तरह जमीन के मामले में भी सरकार को अपना कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे सबको कुछ न कुछ मिल जाए। ये हम कहते हैं। हम कभी ये नहीं कह रहे कि समाज में इनको छीन के इनके दे दो। अरे भाई,
किसी से लेना पड़ेगा तभी तो किसी को देना पड़ेगा, तो ये तो होना ही चाहिए। इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। ये सवाल तो फिर आपको विपक्षी नेताओं के सामने रखना चाहिए ताकि वो संसद में जाके प्रस्ताव रखें सरकार के सामने। नहीं, देखिए, हम सरकार से ही सवाल करेंगे। जब विपक्षी लोग सरकार में आएंगे, पावर तो सरकार को है ना, तो हम इनसे क्यों बात करें। हम तो सरकार से, हमको बीजेपी से सवाल पूछने का हक नहीं है। हम यदि बीजेपी में नहीं है, बद्देश नागरिक है ना, हम सामाजिक कार्यकर्ता तो है ना, तो हम सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। हम बीजेपी से क्यों नहीं पूछेंगे ये बात। इंडिया गठबंधन के लोग जब सरकार बनाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी कहेंगे ये बात। लेकिन अभी तो हम इस देश के क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को सवाल पूछने के लिए मना करेगी? नहीं सुनेगी हमारी बात। नहीं सुनेगी, सरकार से ना सवाल करेंगे हम इंडिया गठबंधन तो विपक्ष, क्या कानून विपक्ष बनाएगा। अच्छा, आपने इतने सारे मुद्दों पे बात करी, ये सब चर्चा जो है टीवी अखबार में क्यों नहीं हो पाती है? ये कभी किसी डिबेट शो का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता है? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चर्चा है ऐसा। अब इस देश में गोदी मीडिया है ना, तो कहाँ होगा। 181 देश में 181 में 161वां नंबर हमारे देश की मीडिया का है। इसीलिए है ना कि वो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते ना, वो लोग, वो हमसे भी बात नहीं करते। कोई पूछा कि संसद की तो शपथ ही नहीं हुई, कोई सांसद की शपथ हुई? इसको जाति की सहमति माने या पार्टी की सहमति? पत्रकारों की, टीवी चैनल की जो सहमति है वो पार्टी के स्तर पर है सरकार के साथ की वैचारिक सहमति? उन्हीं को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। हम क्या बोले इसमें? कौन चैनल का मालिक कौन है? सब तो प्राइवेट लोग हैं। सरकारी चैनल तो नहीं बोलेगा, प्राइवेट चैनल भी तो कहाँ बोल रहा है। कोई एक आदमी बताइए आप, 9 तारीख हो, आज क्या तारीख हो गया, 4-5 दिन गुजर गए, कोई पूछा ये बात कि देश में तो 18वीं लोकसभा तो बनी ही नहीं, तो 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कोई पूछा? कौन पूछेगा? मीडिया का काम है ना। हम तो आपको बोले तब ना आप पूछ रहे हमसे। आपका धन्यवाद है कि आप कम से कम इस मुद्दे को हमारे हमसे ले रहे। हम तो सबको बोले, कोई तो लिया नहीं इस बात को। कोई मीडिया के लोग, कोई भी आदमी और विपक्ष के भी नेता, कोई पूछा नहीं कि अब भैया 18वीं लोकसभा जब गठन ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए 18वीं लोकसभा के, और ये सारे मंत्री शपथ कैसे ले लिए। और जो मंत्री शपथ लिए हैं उन्होंने अभी तक सांसद होने की शपथ ही नहीं ली। एमपी नहीं है वो लोग, और मंत्रालय मिल गया और जाके चार्ज भी संभाल लिया। 2 दिन में क्या परिवर्तन देश में हो गया? ऐसी क्या जल्दी थी? और जल्दी थी तो आप शपथ दिला देते उनको। सबसे पहले आप प्रोटेम स्पीकर बनाते, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त, सबसे पहले एमपी की शपथ होती। आखिर सबको जल्दी है ना काम करने की। जो चुन के आया लोकसभा सदस्य अपने क्षेत्र से, उसको नहीं जल्दी है अपने क्षेत्र में कुछ काम करो। वो कोई भी सरकारी योजनाओं में जा करके बैठ सकता है क्या? डीएम के साथ बैठेगा? अभी तो एमपी नहीं है वो, जब तक शपथ न ले ले। तो उसको भी तो जल्दी है। वो कितने साल से वो, अगर वो चाह रहा है कि जल्दी हम अपना काम शुरू कर दें, तो उसको भी तो जल्दी है। आपने शपथ नहीं दिलाया, आपने स्पीकर का चुनाव नहीं किया। जो लोग मंत्री बने हैं उन्होंने भी अभी एमपी की शपथ नहीं ली, अभी सांसद नहीं है वो, फिर भी वो शपथ ले लिए, मंत्रालय संभाल लिया, मंत्रालय का काम शुरू कर दिया, दस्तखत करना शुरू कर दिया, और वो एमपी ही नहीं है। अभी नियम से उनको दस्तखत नहीं करना चाहिए किसी फाइल पर, अभी वो सांसद नहीं है। इसलिए नैतिकता, ठीक है, संवैधानिक अधिकार से हम नहीं कह रहे हैं कि वो गलत किए, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप खुद सोचिए कि जब तक वो संसद की शपथ नहीं ले लेते तब तक उन्हें एमपी मंत्रालय बन देना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दी है? पहले से एमपी की शपथ दिला देते फिर मंत्री बनाते। ये तो उल्टा हो गया। तो इससे ये लग रहा है कि कितनी जल्दीबाजी है और कितनी बेचैनी है। क्या दिखाना चाहते हैं लोग? क्या, कहाँ इतनी जल्दीबाजी है? आप सबसे पहले एमपी की शपथ दिलवाते, एमपी की शपथ ही नहीं ली और पहुंच करके आप मंत्रालय संभाल लिए। और जो एमपी चुन के आया उसको भी तो जल्दी है जिला के साथ बैठक करने में। वो कहाँ जाएगा? किसी योजनाओं में नहीं बैठ सकता अफसर के साथ। एक आखिरी सवाल की देश की जनता को आप क्या कहेंगे, क्योंकि रोटी रोजगार जैसे मुद्दे तो आज भी गरमाए हुए हैं। ज़मीनी हकीकत पे आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री इवेंट कर रहे हैं 9 जून को, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक के लिए सड़कों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, ये तो जनता ने तो अपना जनादेश देकर संदेश दे दिया है। अब प्रधानमंत्री जी उसको माने या ना माने, लेकिन संदेश दे दिया है। अब जिम्मेदारी जितना प्रधानमंत्री की, विपक्ष के नेताओं की भी जिम्मेदारी उतनी है कि जनता ने जिस बात के लिए आपको जनादेश दिया, आप उनके कसौटी पे खड़े उतरिए और मजबूती से सवाल पूछिए। जनता ने एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना किया है और जिस तरह का जनादेश विपक्ष को दिया है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है संसद को घेरने की, सरकार को घेरने की,
तो विपक्ष को भी बहुत मजबूती से खड़े होना चाहिए। मजबूत विपक्ष देश की जनता ने दिया है, सरकार मजबूत नहीं दिया है, विपक्ष को मजबूती दिया है। तो विपक्ष को अपनी धरातल पर, अपनी जमीन पर अपनी चीजों को दिखाना चाहिए कि आपने जो जनादेश दिया है उसके जनादेश का सम्मान करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फजील अहमद। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो देश में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार लोकतंत्र के लिए ज्यादा मजबूत होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।